हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे 31 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो गाइस आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज कुछ खास आर्टिकल्स आए नहीं, बेसिकली दो आर्टिकल्स थे वैक्सीन के रिगार्डिंग। तो उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे आईएएस के रिगार्डिंग, जो यूपीएससी के रिगार्डिंग कुछ भी इंपॉर्टेंट हो। तो मैंने जो न्यूज आई है, जो अच्छी अच्छी न्यूज है, उनको आज पिकअप किया है। तो डिस्कस करते हैं आज। देखते हैं पहली न्यूज। चाइना इज स्टिल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रिटिकल इंपोर्ट्स फॉर इंडिया। यहाँ पे कहा गया है कि जो चाइना है अभी भी क्रिटिकल इंपोर्ट्स का साधन है यहाँ पे इंडिया के लिए। इंडिया ज्यादातर इंपोर्ट यहाँ पे इंडिया जो करता है वो चाइना से ही करता है, और चाइना के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट है इंडिया। इसमें बेसिकली ये बताया गया कैसे कैसे डिपेंडेंट है, वो सभी यहाँ पे चीजें डिस्कस की गई, अच्छे से डिस्कस करेंगे हम इसे। चलिए देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स। फ्रॉम मोबाइल फोन कंपोनेंट्स टू फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, लाइक उसके जो चार्जर्स हो गए, डिस्प्ले हो गई, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो फोन में छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब हम यहाँ से चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अपने यहाँ पे हम नहीं बनाते उन्हें। और जहाँ पे जो दवाइयाँ होती हैं हमारी, जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, लाइक जो दवाइयाँ होती हैं, सिर दर्द की दवाई हो गई, यहाँ पे कोई भी दवाई हो गई, हम ऐसे नहीं बोल देते कि जाते जाते भाई डिस्प्रिन ले आना। तो ये सभी चीज यहाँ पे हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हम चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं इन चीजों के लिए। अगर हम यहाँ पे आज इंपोर्ट इसको बंद करते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे एक स्टडी कंडक्ट की गई है यहाँ से, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइना स्टडीज, ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज दिल्ली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ये स्टडी इनके द्वारा की गई है, जिन्होंने बताया है कि कैसे इंडिया डिपेंडेंट है यहाँ पे चाइना के ऊपर। और जो हमारे सारे मोबाइल फोन का यहाँ पे 85% का जो कंटेंट है, हम सिर्फ चाइना से ही इम्पोर्ट करते हैं ऐसे। और आज जैसे हमारे चाइना के साथ इतने अच्छे रिलेशन चल नहीं रहे हैं, लेकिन चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंट बहुत हैं। हम बात तो करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए यहाँ पे जो पूरी तरह से उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे अच्छी स्कीम्स गवर्नमेंट नहीं ला रही है। तो बेसिकली हम इस चीज का ढिंढोरा तो बहुत पीटते हैं कि आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, लेकिन जो हमारा जो यहाँ पे हम जो इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर जो चीजें अपनी, वो हम चाइना से ही करते हैं फिर भी। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जो यहाँ पे राइटर ने बताई है, जो सॉरी ये चल भी रही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल एफर्ट इन्वॉल्विंग इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स टू फाइंड अल्टरनेटिव्स टू चाइना एंड द यूज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो ये चाइना बेसिकली ये स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जैसे कि मैंने कोई मान लीजिए कोई खिलौनों की फैक्ट्री लगानी है, तो मुझे 40 लाख रुपए की जरूरत है, 50 लाख रुपए की जरूरत है। तो जो है मुझे वो 50 लाख जब तक मिलेगा नहीं, मैं उसको लगा नहीं सकता। तो ये क्या है कि गवर्नमेंट मुझे 30 लाख रुपया दे दे, लाइक लोन दे दे या कुछ और दे दे, जो कि मेरे लिए एक इंसेंटिव की तरह काम करेगा, जाके क्योंकि मैं अपने जो बिजनेस को सेटअप कर पाऊंगा इजीली। तो उसके साथ क्या होगा कि हमारे जो हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो हम दूसरे जो हमारा ये बिजनेस चलेगा, तो हम ये दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और दूसरे जो यूथ है उसको भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। तो जिसके कि सच में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। तो बेसिकली ये स्कीम इसके रिगार्डिंग है। तो इससे जो हम चाइना जैसी कंट्रीज से जो हम सामान इंपोर्ट करते हैं उसका अल्टरनेटिव भी हो जाएगा हमारे पास। तो ये काफी अच्छी स्कीम है, काम करना चाहिए इंडिया को इसके ऊपर। एंड चाइना पढ़ते हैं आगे। चाइना स्टिल रिमेन द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स, बट इंपोर्ट्स लास्ट ईयर फेल 10.8%। जैसे कि पिछले साल लॉकडाउन लग गया था, तो जो इंपोर्ट है यहाँ पे 10.8% से फॉल हुआ है जो हम चाइना से करते थे। एंड इट इज द लोवेस्ट सिंस 2016। द टू वे ट्रेड इन 2020, जो हमारी टू वे ट्रेड है, लाइक जो सामान हम बेचते हैं, जहां हम चाइना को बेचते हैं, जहां हम चाइना से लेते हैं, वो यहाँ पे टोटल हुआ है $87.6 बिलियन का। बट ये भी यहाँ पे डाउन आया है 5.6% से, while the trade deficit declined to 5-year low of 45.8 million। ये ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जबकि हम किसी कंट्री को इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, उसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। जबकि हम अब यहाँ पे अगर पढ़े, इंडिया जो है चाइना को जो सामान एक्सपोर्ट करता है वो सिर्फ होता है यहाँ पे $20 बिलियन का, लेकिन जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा करता है इंडिया यहाँ पे चाइना से। इसको ही हम ट्रेड डेफिसिट करते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। तो ये था आर्टिकल जिसमें ऑल अबाउट यहाँ पे लिखा गया है कि चाइना से हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, कितना हम डिपेंडेंट है चाइना पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। प्रपोजल टू स्टे फार्म लॉ स्टैंड्स मोदी। तो कल जब डिस्कस हो रहा था, एक सभी स्टेट्स के मिनिस्टर्स की यहाँ पे जो थी, उनकी यही डिस्कशन चल रही थी कि क्या क्या उनके स्टेट्स में चल रहा है। तो वहां पे जो मोदी जी ने कहा कि जो है, चाहे अब यहाँ पे वहां पे वायलेंस हुआ है,
यहाँ पे रेड फोर्ट पे 26 जनवरी वाले दिन। लेकिन यहाँ पे जो प्रपोजल है 18 मंथ्स स्टे का फॉर्म लॉस के ऊपर, वो अभी भी स्टैंड कर रहा है। यूनियन जो यहाँ पे जो यूनियंस हैं वो इसको डिस्कस कर सकती हैं अच्छे से। अभी भी यहाँ पे मोदी ने कहा है, ये मोदी जी ने कहा है, द यूनियंस पॉइंट फिंगर एट बीजेपी फॉर वायलेंस। और यहाँ पे जो यूनियंस से जब पूछा गया था इस वायलेंस का कारण क्या था, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है पार्टी जो है वो गुंडे छोड़ रही है अपने यहाँ पे, वहां पे जो हमारे प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे, कि जो वो गुंडे हैं वो वायलेंस दिखा रहे हैं बेसिकली, जिसके कारण हमारा प्रोटेस्ट जो है खराब हो रहा है। और यहाँ पे फार्मर्स की जो यूनियंस है उन्होंने कहा है कि हम टॉक्स करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप भेजिए हमें जो इनविटेशन भेजना चाहते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, आप जिस दिन बुलाएंगे हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। और इसके रिगार्डिंग हमने एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी पढ़ा था कल, जिसमें कि राइटर ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा था कि इस जो लॉज हैं इनको अच्छे से पार्लियामेंट में सभी स्टेट सभी फार्मर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये लॉज अगर किसान के ऊपर लगानी है और किसान ही इस चीज को नहीं चाहता है तो ये डेफिनेटली ये डिबेटेबल लॉज है। तो आई होप कि ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए और किसान जो हैं ये अपने अपने घरों को चले जाएं। लेट्स होप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इंडोर सिविक स्टाफ कैच ट्राइंग टू डंप एल्डर्स ऑन हाईवे। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, फोटो में भी देख सकते हैं कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है यहाँ पे इंडोर की, उन्होंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो हमारे वृद्धाश्रम से होते हैं एल्डर्स को उठाया और उन्होंने यहाँ पे उनको सड़क पे छोड़ रहे थे वो। तो वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने उसकी वीडियो को शूट कर लिया और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, तो वहाँ पे उन पे एक्शन लिया गया और उनको वापस से गाड़ी में बिठाकर उनको ले जाना पड़ा। तो ये बेसिकली कोई अच्छा यहाँ पे स्टेप नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो बड़े आदमी हैं, हमारे लाइक माता पिता होते हैं या दादा दादी जी होते हैं, उनकी हम काफी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे लाइक हम तो शुरू से सिखाया जाता है कि हमें बड़ों की आदर करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है तो उसकी इतनी इनकम इतनी अर्न कर नहीं पाता कि वो सभी का पेट भर सके। तो वो क्या करता है कि अपने जो माता पिता होते हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है ये। लेकिन इंडिया में ज्यादातर होता है ऐसा ही है, जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है। तो इसमें से जो इनको छोड़ा गया था सड़क के ऊपर, ये बहुत से ऐसे एल्डर्स थे जो चल भी नहीं पा रहे थे, तो इनके ऊपर एक्शन लिया गया वहां पे। तो जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं वहां के, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, हम केयर करनी चाहिए इन लोगों की। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे मैं भी इसको बहुत ही क्रिटिसाइज करता हूँ कि जो माता पिता आपको इतने अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और बाद में आप उनको वृद्धाश्रम छोड़ दे, तो ये कोई भी कहीं का भी कोई भी अच्छी बात नहीं है ये। तो पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हु शुड नॉट टेक कोविड-19 वैक्सीन। यहाँ पे किन को कोविड-19 वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, इसमें बेसिकली ये है। तो जब ये कोविड-19 दो कोवाशील्ड एंड सीरम की जो थी, यहाँ पे दो वैक्सीन इंडिया ने अप्रूव की थी जो कि इमरजेंसी यूज के लिए यूज कर सकते थे। लेकिन उसके बाद ये यहाँ पे सवाल खड़े हुए कि जिनका ब्लड थिन है बहुत ज्यादा, वो इस जो है वैक्सीन को ले सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स ले सकती हैं, और उन पीपल का क्या होगा जो इस वैक्सीन को लेने के बाद बीमार हो रहे हैं। तो ये वो सब इसमें यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे यूपीएससी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से। तो पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए। बिल्कुल वो इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो मैंने बात की थी, ब्लड थिनर्स आर ऑफ टू कैटेगरीज, एंटीप्लेट्स एंड एंटीक्लोजेंट्स, इसमें बेसिकली वही सब कुछ डिस्कस हुआ है, क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है। पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। व्हाट डज ग्रीन टैक्स मीन फॉर व्हीकल ओनर्स। ये आप जानते हैं कि आई थिंक 4 से 5 डेज पहले ये न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट जो है नया टैक्स लगाने वाली है व्हीकल ओनर्स पे। 10 to 25% ग्रीन टैक्स होगा, जो कि होगा जो व्हीकल्स 15 साल से ज्यादा पुराने हो जाएंगे, जो पर्सनल व्हीकल्स हैं लोगों के, उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। और जो यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो 8 साल से पुराने हो जाएंगे, उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। तो बेसिकली ये टैक्सेस के लिए इनके जो मेन मोटिव था गवर्नमेंट का, उसका ये था कि यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज की जाए, यहाँ पे पोल्यूशन को कम किया जाए, क्योंकि जब नई गाड़ियां आएंगी तो वो पोल्यूशन कम करेंगी, आप जानते हैं। तो इसके रिगार्डिंग काफी अच्छा यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेप ये कहा जा रहा था। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया था। तो इसका बेसिकली मोटिव क्या था, जो यहाँ पे इसका एक आर्टिकल पहले भी छप चुका था हिंदू में, बहुत अच्छा आर्टिकल था, तो मैं आपके पास डिस्कस करता हूँ ये, कि उसमें उन्होंने क्या कहा था कि ये जो है यहाँ पे टैक्स तभी चल सकता है अगर जो रीसेल वैल्यू है पुराने व्हीकल की, उससे ज्यादा इस टैक्स की वैल्यू हो। मैं सिंपल कर देता हूं आपके लिए। लाइक जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मारुति कार है,
तो मैंने उसको 50,000 में खरीदा, तो मान लीजिए 15 साल के बाद मैं उसको बेच रहा हूं, तो वो ज्यादा 10,000 की बिकेगी या 9,000 की बिकेगी, इससे ज्यादा की वो बिकेगी नहीं। तो राइटर जो कह रहा है कि वो कह रहा है कि जो मान लीजिए उस मारुति की वैल्यू 10,000 है रीसेल वैल्यू, तो जो ये टैक्स है वो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आदमी उसको खरीदता है तो वो गाड़ी उसके पड़ते से बाहर जाए। उसको पता है कि अगर मैं इसको 10,000 की गाड़ी खरीदूंगा, ऊपर मुझे 11,000 का टैक्स देना पड़ रहा है इसको रोड पे चलाने के लिए, तो मुझे क्या फायदा इसका। तो जो जो आदमी गाड़ी बेच रहा है वो दूसरे आदमी को गाड़ी बेच ही नहीं पाएगा, तो उसे इसको स्क्रैप में देना पड़ेगा। और स्क्रैप पे जाने पे भी इसमें गवर्नमेंट ने क्या डिस्कस किया है कि जो इसके पुराने पार्ट्स होंगे उसको हम यूज कर सकते हैं न्यू गाड़ियां बनाने में, उनको इंप्रूव करके किसी ना किसी तरह, जिसके साथ क्या होगा कि नई गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी, और जो हमारे लोग हैं वो इजीली गाड़ी को खरीद पाएंगे, और जिसके साथ इकोनॉमी बूस्ट होगी। बेसिकली ये यहाँ पे गवर्नमेंट का मोटिव है। तो आई होप कि ये यहाँ पे अच्छे से चल सके इनका। और इन्होंने यहाँ पे स्टेट्स को भी कहा था कि आप अपना डेटाबेस अच्छी से बना के रखो कि कौन से व्हीकल यहाँ पे 15 साल पुराने हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि जब हम ये इनको इम्प्लीमेंट करें तो हमें कोई भी परेशानी ना हो कि किसके ऊपर टैक्स लगाना है किसके ऊपर नहीं लगाना है। तो जो ऑप्शंस यहाँ पे राइटर ने एंड में दी हैं कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू ट्वीक दिस पॉलिसी, तो उन्होंने कहा है फॉर अ क्लीन अप कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आर ऑफ हाईएस्ट कंसर्न ऑन फ्यूल एफिशिएंसी, emissions एंड सेफ्टी, जो मैंने आपको बताया। The center could offer a green new deal with financial options such as loans, grants to smaller operators to scrap their junk vehicles and escalating the green tax annually to achieve the nudge effect। एंड बेसिकली जो यहाँ पे राइटर है उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया है कि वो कह रहे हैं कि जो स्मॉल ऑपरेटर्स हैं, जो बस ऑपरेटर्स हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, उनको थोड़ा थोड़ा लोन दिया जाए, क्योंकि ताकि वो जो अपने पुराने व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप में दे सकें और नए व्हीकल्स खरीद सकें, इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर सकें। बेसिकली व्हीकल जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर सकें, एंड जो बस ऑपरेटर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा लोन दे दिया जाए ताकि वो नए व्हीकल ले लें, और उसके बाद जो वो ग्रीन टैक्स देंगे थोड़ा थोड़ा, तो उसके साथ ये नज इफेक्ट जो है हमारा बिल्ड होता जाएगा। अच्छा आर्टिकल है काफी, मैंने आपके लिए समराइज भी कर दिया बहुत अच्छे से, इसे पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को, होमवर्क दे रहा हूं आपके लिए गाइस। ओके चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। बाइडेन गवर्नमेंट विल बिल्ड ऑन दी क्वाड एनएसए। एनएसए की यहाँ पे फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो जहां पे जो आप जानते हैं यूएसए के अभी नए हमारे प्रेसिडेंट बने थे बाइडेन साहब, यहाँ पे 46 यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, और वहां पे उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट बनी थी वहां पे वो कमला हैरिस उनकी डिप्यूटी थी। वो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन यहाँ पे एशिया की, या कह सकते हैं एशिया ओरिजिन की महिला थी जो कि यहाँ पे अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे डिक्लेयर की गई थी। तो यहाँ पे क्वाड का मतलब क्या है? क्वाड का मतलब हो गया बेसिकली जो यहाँ पे 4 देश होते हैं, 4 देशों का कोई ग्रुप होता है उसको क्वाड कहा जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली बात जो हो रही है वो हो रही है चाइना जो है यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया जो इंडिया के लिए भी नहीं होता अच्छे से, इंडिया के लिए भी वो फायदेमंद नहीं है, और यूएसए के लिए भी फायदेमंद नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो वहां पे जो थे इन्होंने क्वाड बनाया था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान ने, कि हम चाइना को वहां पे इस पर्टिकुलर एरिया में दखल अंदाजी करने से रोकेंगे। तो जो बाइडेन साहब है वो उन्होंने अब कह दिया है कि ये अच्छी बात है, यहाँ पे हम भी इस क्वाड को आगे लेके चलेंगे तो ताकि चाइना को हम रोक सकें। तो ये क्वाड बेसिकली शुरू किया गया था ट्रंप जी के द्वारा, और यहाँ पे बाइडेन जी ने कहा है कि ये काफी अच्छा स्टेप था। तो यहाँ पे एक और इन्होंने यहाँ पे बात कही कि जो यहाँ पे डील हुई थी, जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, दी सुलिवान डिस्क्राइब्स द फोरम एंड द अब्राहम एक्ट्स एज ट्रम्प डिस्क्रिप्शन पॉजिटिव एक्शन। तो उन्होंने बताया कि जो अब्राहम एक्ट्स हुए थे, यहाँ पे डील हुई थी अब्राहम एक्ट्स, तो ये अच्छा स्टेप था यहाँ पे ट्रंप गवर्नमेंट का। जो ये बेसिकली था क्या अब्राहम एक्ट्स, मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली एक पीस डील हुई थी बिटवीन दी इजराइल, यूएई एंड बहरीन। ये पहली बार हुआ था कि इन 3 कंट्रीज के बीच में एक डील हुई थी शांति बनाए रखने के लिए। ये यहाँ पे 26 सालों में पहली बार था, और यूएसए ने इस डील को इनिशिएट किया था। और यहाँ पे बाइडेन की अभी अभी गवर्नमेंट जो आई है, इन्होंने कहा कि ये ट्रंप गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छा स्टेप था, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी कि ये पिछली गवर्नमेंट को आकर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, उनके कामों के लिए उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जैसे कहा कि ये जो ट्रंप गवर्नमेंट है इनके द्वारा काफी अच्छे स्टेप्स थे, तो मुझे इनकी बात ये बहुत अच्छी लगी। जहाँ पे हमारे इंडिया में यहाँ पे उल्टा होता है कि जो एक पार्टी की सरकार आ जाती है तो वो दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करती रहती है कि उन्होंने ये सब नहीं किया, तो हम ये सब कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, तो हम ये सब कर रहे हैं जो पिछली पार्टी वालों ने नहीं किया था। तो
ये बात यहाँ पे सीखनी चाहिए हमारे यहाँ पे। तो ये यहाँ काफी अच्छा है, यहाँ पे मुझे लगा इनका बिहेवियर। तो चलिए पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को, काफी अच्छा आर्टिकल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आज कुछ अच्छे आर्टिकल्स आए नहीं इतने खास जिनको डिस्कस किया जा सके, तो जो था अच्छा वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो आई होप गाइज आप सभी को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो लाइक कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर बताया कीजिए कि आप क्या सोचते हैं यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना।